आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्लिम राव। मानो आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि बड़े बुज़ुर्गों ने समाज की फलाह और बहबूदी एवं यतीम मिस्किनों के लिए अपनी चल अचल संपत्तियां दान की हुई हैं, जिन्हें वक्फ संपत्तियां या फिर औकाफ कहा जाता है। लेकिन इन संपत्तियों को चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते संवैधानिक मशीनरी का दुरुपयोग कर खुर्द-बुर्द करने में लगे हैं। साथियों, इन संपत्तियों को गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमान ही खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। साथ ही यूँ कहें कि ऐसे इंसान न तो दुनिया से और न ही खुदा से डर रहे हैं और इससे आए माल को बेखौफ जेबों में भर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे कृत्य कारित करने वाले लोगों को समझ नहीं, बल्कि यूँ कहें कि वह भोले भाले समाज को अपने शातिराना अंदाज में गुमराह कर वक्फ संपत्तियों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में जब हमने वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली बाटा से बात की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मोहम्मद अली साहब जी, आज सहारनपुर में अगर बात सहारनपुर की करें तो वक्फ संपत्तियों को लेके बड़ी खुर्द-बुर्द की सूचना इस तरह की आ रही हैं लगातार, और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। लोगों ने अपनी कौम को गुमराह करते हुए अपनी खास जेब भरने का काम किया है और लखपति से करोड़पति से अरबपति हो गए। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, इसमें क्या वर्णन है, क्या कहेंगे इसमें, कैसे इस पर कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपका राव साहब बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बहुत ही अहम मसले को आपने उठाया है। मैंने अभी करीब 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उनको लिखा था कि आगरा के बाद जो के अंदर सबसे ज़्यादा औकाफ हैं वो सहारनपुर में है। शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो इसलिए जहाँ ज़्यादा औकाफ हैं वहीं ज़्यादा ये वक्फ माफिया पैदा हो रहा है। तो उसमें मैंने लिखा था कि 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जो मोटी मोटी प्रॉपर्टी है, उनके बारे में मैंने डिटेल दी थी और उसमें मैंने कुछ इशारे भी किए थे कि इसमें कौन कौन है, कि इसमें पूर्व मंत्री भी हैं समाजवादी पार्टी के, इसमें मस्जिदों के मैनेजर भी हैं, इसमें पीरजादे भी हैं और पता नहीं क्या क्या लोग हैं जो अपने आप को बाइज्जत बनते हैं, सवैत पोष हैं। उन्हीं के ज़रिए ये सब कारी भी हैं, इन्हीं के ज़रिए ये संपत्ति लूट रही है, बर्बाद हो रही है। दीन से जुड़े लोग भी हैं, सब वही हैं, सब सारे जी, सारे जो सफ़ेद पोष लोग हैं। और सबसे बड़ा दुख मुझे होता है कि जो वक्फ माफिया हैं, लोग उन्हें इस तरह मान सम्मान देते हैं जैसे पता नहीं कोई उनका बहुत बड़ा देवता आ गया। उनको जलील नहीं करते, ना ही उनका बाइकाट करते, उनको अपने फंक्शन में बुलाते हैं, उन्हें सामने डेस्क पे बिठाते हैं, उनका मान मनोबल उनको बहुत करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये एक गुलाम कौम की निशानियाँ हैं, जो गलत लोगों को गलत ना जाए और सही को सही ना जाए। ये हमारी कौम मुर्दा हो चुकी। तो फिर क्या होता है, उसकी जाँच आती है हमारे जो ये अल्पसंख्यक विकास अधिकारी हैं भरतलाल गौंड साहब। आपने कोई शिकायत करी? जी, शिकायत की थी मैंने, उसकी चिट्ठी मैं आपको दूंगा, शायद दी भी होगी, मैंने पूरा मीडिया में आया था। तो उसकी जांच आई, जो हमारे यहाँ के हैं भरतलाल गौंड साहब, मुख्य अल्पसंख्यक विकास अधिकारी, उन्होंने इसकी जांच की। मुझे बुलाया तक नहीं, और क्या नाम जो है, जो जितने भूमाफिया को मैंने इशारों में लिखा था उन सबसे मोटी रकम ले ली। और मैं बहुत स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, मैं उनकी मुँह कह सकता हूँ, जो हमारा अल्पसंख्यक विकास अधिकारी है भरतलाल गौंड, सबसे बड़ा भ्रष्ट वो है। जब तक सहारनपुर में वो रहेगा, जब तक ये संपत्तियों का दोहन जो है वो रुक नहीं पाएगा। उसके खिलाफ पहले आवाज़ उठनी चाहिए। वो क्या करता है, आप उसके पास शिकायत लेके जाओ, वो कहेगा आप दरख्वास्त दीजिए इसकी, मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा। हम दरख्वास्त देंगे, या और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमदर्दी रखते हैं, उसमें जज्बात रखते हैं कि भाई ये इनको रोका जाए, वो दरख्वास्त ले लेगा आपकी और मुखालिफ पार्टी को बुलाएगा और मोटी रकम तोड़ता है और बिल्कुल धड़ेले से उसने लुटवा रखा हमारी प्रॉपर्टी को। अच्छा, ऐसी कौन कौन संपत्तियां हैं जो आपकी नज़र में बिक चुकी है अब तक के? सबसे पहले तो मैंने ये आवाज़ उठाई थी, हमारी जो पुरानी ईदगाह कदीम है, मैंने 2002 में जो अम्बायर रोड पे, मैंने जो वहाँ के उस टाइम के उसके मुतवल्ली साहब थे, वो मरहूम हो चुके हैं, उनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट लिखवाई। उसमें कई लाख रुपए दे के उसने अपनी जान बचाई। पहले मेरे पास ऑफर आई कि आपको 200 गज का प्लाट दे रहे हैं, 4 दीवारी करा के देंगे, लोहे का गेट लगा के देंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे तो 2 गज ज़मीन बुक है लैंड से पड़ली पार, जो डबरी वाला है, जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग पड़े हैं, मैंने लेने से इनकार कर दिया। जी, वही है हमारा आखिरी जगह, तो हमारे कब्रिस्तान है। 2 गज ज़मीन में 200 गज का क्या करता। बड़ी सिफारिश भी आई, लालच भी दिया, लेकिन मैं टच से मसली हुआ। लेकिन जो उस टाइम का आई जो था
वो ठाकुर साहब थे, उनसे मेरी बड़ी काजुनी हुई। उन्होंने 2-3 लाख रुपए खा के उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई। फिर मैंने उसमें वो डाल ली वहाँ पे खिलाफ कोर्ट के अंदर। मैंने जो गवाह बनाए थे फिर वो गवाह बिक गया, उनको भी छत दे दी उसने, क्योंकि ये वक्फ का माल है, फ्री का माल है, आ रहा है, लुटा रहा है लोगों को। और जो भी उनके खिलाफ बोलता है, जिसको भी हम, क्योंकि ज़मीर फरोश लोग बहुत हैं और सामने लड़ने वाले जिंदा दिल इंसान बहुत कम है। अच्छा, ये ईदगाह के अलावा और कौन कौन सी संपत्ति इस तरह की हैं जो ईदगाह के अलावा एक हमारे है यहाँ पे नूरबाग कब्रिस्तान खलारामपुरा में, तकिया वाला। नूरबाग? हाँ जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, वो जो है नईम पीरज़ादा, मैं तो उसे हरामज़ादा कहता हूँ, आपके चैनल से भी कह रहा हूँ, वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। उसने एक रात में 252 प्लाट काट दिए 50-50 गज के, जैसे उसके बाप छोड़ गया था। और मुसलमान लेने वाले, अफसोस इस बात का है, लूटने वाला मुसलमान और उसको फिर लूटने वाले वही सारे मुसलमान हैं। आज तक किसी हिंदू ने कोई प्रॉपर्टी नहीं दबाई होगी, वो डरते हैं। वो तो जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो हाथ जोड़ के गुजरते हैं वहाँ से। और हम इतने जालिम हो रहे हैं, हम कब्रिस्तान को नहीं छोड़ रहे हैं, मस्जिद की प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, और कोई भी है मस्जिद की प्रॉपर्टी को छोड़ रहा है, मार्केट बना के उस पर मोटे मोटे पैसे खा रहे हैं। अभी आप ये चला प्रकरण बहुत तगड़ा यहाँ का, जो मस्जिद के सामने का, जी वो उसका बहुत तगड़ा करोड़ रुपए का है घोटाला। पूरी काम खामोश बैठी, वरना वहाँ उनकी ईट सीट बजा देती। तो ये कौम मुर्दा हो चुकी है। हम जैसे लोग लड़ते हैं, खुदा का शुक्र है, हमें धमकी देने की किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम कानून के मानने वाले हैं। कोई हमारे पर उंगली उठाएगा तो फिर वो जेल जाएगा। एक तो ये आपने पुरानी ईदगाह की बताई, एक आपने बताई है तकिया वाली। इसके अलावा भाई अलसी वाला एक कब्रिस्तान है नुमैश कैम्प में, वो 50, हाँ वो बड़ा ज़बरदस्त। वो भी ये बताते हैं कि एक हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अपने एक बिल्कुल उनका चेता है कोई नागपाल, जो और लोग हैं इस तरह की। नागपाल का नाम तो इसमें भी हाँ वो सब वो हर जगह है, वो तो हर जगह है, और सब जगह उनको नाम भी मिलेगा, जो देने वाले हैं सब जगह उनका नाम मिलेगा आपको। वो उनका अपना घुसपैठ रखते हैं अफसरान में, बड़ी उनकी है अप्रोच के हिसाब से वो ये पूरा माल लूट रहे हैं। वक्त संपत्तियों को लेकर आज समाज ऐसा लगता है जाग रहा है, क्योंकि अभी 26 तारीख में एक मीटिंग हुई साबिर अली खान साहब के संयोजन में। उन्होंने एक मीटिंग कराई हुई मदरसे में, तो भारी तादाद में लोग आए हैं, उसमें बड़े मुद्दे लोगों ने उठाए और ऐतराज़ जताया लोगों ने इस बात का। अब मैं आपको एक बनाऊँ बुनियादी बात, पहले क्या था, जो वो था वक्फ ट्रिब्यूनल, जहाँ वक्फ के मुकदमे सुने जाते थे, उसका जो दायरा था वो सिविल जज को था, सिविल जज सीनियर डिवीज़न को। तो हमारे आज़म खान साहब ने पूरे यूपी के जो थे पूरे मुकदमे, यानी वक्फ ट्रिब्यूनल रामपुर में बना दिया कि पूरे यूपी के मुकदमे यहाँ सुने जाएंगे। फिर जब भाजपा हुकूमत आई, उन्होंने कहा यार रामपुर में कैसे है भाई, वो तो आज़म खान को एक आगे नहीं भागते, तो उन्होंने उसे लखनऊ बुला लिया। तो हम जैसे अगर लोग मुकदमे लड़ने भी चाहते थे इनके खिलाफ, तो हम कहाँ तो लखनऊ जाएंगे, कहाँ वहाँ जाके वकील करेंगे, कौन वहाँ 3-3 4-4 दिन लगाएगा, वहाँ के वकील भी सही हैं, एक बार दवा दाखिल करिए आए 4-5 महीने की तारीख लगेगी। तो जो लुटेरे हैं वो यहाँ धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा अगर नुकसान पहुँचाया, बुरा मत मानना आप, हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनको बहुत बड़े नेता हैं और उनको सजाई भी बहुत तगड़ी मिल गई, लेकिन लुटवाने में उनका हाथ ही बहुत बड़ा है। आप साफ कह रहे हैं आजम खान साहब का? जी बिल्कुल साफ। हाँ, जब आज़म खान ने यहाँ एक अस्पताल को उद्घाटन किया, मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी, मेरे पास सब चिट्ठियाँ हैं। मैंने कहा आज़म खान साहब, आप वक्फ के बहुत बड़े पैरोकार हैं, आप बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप यहाँ एक जो पुरानी ईद का कदीम ईदगाह मस्जिद एक चीज़ है, आप उसी के अंदर अस्पताल को उद्घाटन करना आ रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं है ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तो यहाँ अस्पताल कैसे बनेगा? तो कुछ चिट्ठी का जवाब आया? चिट्ठी का जवाब कुछ भी नहीं आया। बल्कि जब वो यहाँ उद्घाटन करने आए तो मेरे पे तमाम LIU सारे जितने भी खुफिया विभाग के लोग हैं वो मेरे पास आए कि वकील साहब भाई मंत्री जी आ रहे हैं, आप उनके खिलाफ कोई बोतल करने का एहतजाज, उन्हें काले वाले झंडे दिखाने का सुना हमने, आपका प्रोग्राम है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मोहतरम, मैं अपने काले झंडे दिखाकर अपने काले रंग की इंसल्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो जो वक्फ को बेच रहे हैं वो तो इतने काले हैं कि मेरे काले झंडे के सामने मेरी कोई इसकी वैल्यू नहीं होने की। मैंने कहा मैं काले झंडे नहीं दिखाऊंगा। और हमने लोगों से वहाँ बाइकाट कराया, 300 कुर्सियाँ बिछी हुई थी वहाँ, सिर्फ 100 कुर्सी लोग बैठे हुए थे, जबकि वो सेंट्रल मिनिस्टर थे यूपी के अंदर। मोहम्मद अली बाटा साहब, इसका आप चलो बीमारी तो खैर है, दिख रही है कि खुर्द बुर्द हो रहा है आपके पड़ोस में ही, लोहान सराय चौक में यहाँ भी इस तरह खुर्द बुर्द की दाल मंडी पुल पर हो गई है, आपके ये नाजिर हसन वाली हो गई है, और पुरानी ईदगाह आपने बताई है,
आपने तकिया वाली बताई है, वो भी फुटबुर्द हो रही है, प्लॉट काट दिए गए जिस वहाँ भी लड़ रहे हैं हमने जेल भिजवाया एक मुलजिम को। तो इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा, कैसे इस पर रोक लग सकती है? अगला कदम ही है, आप बुरा मत मानना राव साहब, हम मेरे पास जिनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, मेरे पास ऑफरें भी आई और दबी आवाज़ में धमकी भी आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना हम कभी दबे ना डरे ना लालच में आए। तो मुखलिस लोग कितने हैं मैं सब देख रहा हूँ, कौन कौन क्या है। ये क्या होता है कि कुछ लोग सामने आते हैं बन के हितैषी, फिर जाकर उनसे सौदेबाजी कर ले जो वक्त माफिया है। ये सबसे बड़ा है विडम्बना हमारे लिए भाई साहब। हम तो हमारा तो पूरा डाउनफॉल हो रहा है। हमें खतरा मोदी योगी से नहीं है, हमें तो खतरा अपने लोगों से है जो हमारे आस्तीन के सांप हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं। मोदी योगी से लोग आज तक जितनी प्रॉपर्टी लूटी है, चाहे वो जो रेले फाटक का पुल है ये अंबायर रोड पे, इसके दोनों तरफ बड़े बड़े कब्रिस्तान थे, वो सब मुसलमानों ने ऐसे ऐसे तकिए बने हुए थे, इतनी खूबसूरत कब्रें थी वहाँ, बहुत ज़बरदस्त पत्थर लगे हुए थे उन पे, लेकिन मुसलमानों ने एक एक प्लाट करके काट के दूसरे लोगों को दे दिया। मोहम्मद अली बाटा साहब, आपने मानव आवाज़ से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।